जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार डीजे सर क्लासेस। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे और जो है अपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को आपके आगे बढ़ा रहे होंगे। तो हानियों में देखो हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर हानि, है ना। आपके पास हेडिंग लगाओ ट्रांसफॉर्मर हानि। अब आप देखना ट्रांसफॉर्मर हानियां। अब हॉटपॉट सेशन की सबसे बढ़िया बात क्या है कि आपने ट्रांसफार्मर नहीं पढ़ा है, मैंने आपको ट्रांसफार्मर नहीं पढ़ाया है, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि कॉलेज में आप ट्रांसफार्मर जरूर पढ़कर आए हो, है ना। और अगर मैं उस नॉलेज के बिहाफ पर बात करूं तो आपको ट्रांसफार्मर की हानियां जो है वो पता होनी चाहिए, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर आपके पास क्या है, तो सबसे पहले देखो हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में, हल्की फुल्की नॉलेज लेंगे और फिर उसके बाद हम हानियों पर आएंगे। और जो नॉलेज लेंगे ना वो ओरल होगी, मौखिक होगी, मतलब मैं बोलूंगा आप सुनोगे। ध्यान रखना, सुनना बहुत जरूरी है ना। और गौर से सुनना और सुनने की कला आपके पास होनी बहुत जरूरी है ना। अभी पता है कि टीचर बोल रहा है, बच्चा सुन रहा है, लेकिन सुनने की कला उसके पास नहीं है, बस सुन रहा है ना। अच्छा, लिख भी रहा है, नोट भी कर रहा है, अंडरलाइन भी कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद चीजें क्लियर नहीं हो पा रही है। तो क्या कारण है? कहीं ना कहीं ये कला आपको अच्छी तरीके से नहीं आती ना, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप चीजों को गौर से ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, आपका चित्त जो है वो यहां पर नहीं है, ठीक है। तो हम कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में हैं। तो आप ध्यान रखना, वो चीज जो है इंप्रूव होनी बहुत जरूरी है कि भाई आपको अच्छी तरीके से सुनना है। मैं आपको सुनाऊंगा, सुनकर आप याद रखने की कोशिश करना। अगर आप भूल भी जाओगे तो भूलना अलाउड है ना। अभी देखो ट्रांसफॉर्मर के बारे में हम कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मर बेसिकली होता क्या है, तो हम कहते हैं अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित वह स्थितिक युक्ति, ठीक है, जो शक्ति को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में बिना आवृत्ति बदले परिवर्तित करने में सक्षम होती है, ट्रांसफॉर्मर कहलाती है ना। अच्छा, ये डेफिनेशन जो है ना ट्रांसफॉर्मर की डेफिनेशन, इसमें मोस्ट ऑफ आपके पास क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंक्लूड है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आप 2 मिनट के लिए पीछे की तरफ जाओ और आपको पता लगेगा कि गुरुजी ने डेफिनेशन चालू ऐसे की थी, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, है ना। तो ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर आधारित है, बोले अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, है ना। तो अभी अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप बताइए जो है ट्रांसफॉर्मर क्या काम करता है, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रांसफॉर्मर जो है वो क्या काम करता है अगर आपने डेफिनेशन सुनी है। वापस 1 मिनट अपनी आपके पास जो ये जो सीख बार है उसको पीछे लेके जाओ, आपको डेफिनेशन फिर सुनाई देगी। क्या डेफिनेशन बोली कि आपके पास क्या है, शक्ति को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करने के लिए। तो इसका मतलब ये क्या करती है, बोले सर ट्रांसफॉर्मर इज यूज टू ट्रांसफर पावर, वो पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट पे ट्रांसफर करती है ना। तो आपके ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, बोले पावर ट्रांसफर के लिए करते हैं, पावर को एक जगह से दूसरी जगह भेज। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए कि ट्रांसफॉर्मर कौन सी युक्ति है, तो वापस डिफाइन डेफिनेशन में लिखा हुआ है स्थितिक युक्ति। कौन सी है, स्थितिक युक्ति। अच्छा, स्थितिक युक्ति मतलब स्टेशनरी डिवाइस, एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें कोई भी पार्ट घूमने वाला नहीं होगा, उसे स्टेशनरी बोलेंगे, है ना। अभी आपके मशीन जो है, मोटर जो है वो स्टेशनरी नहीं है, क्यों, क्योंकि उसमें रिवॉल्विंग पार्ट आपके इन्वॉल्व है। तो अगर किसी भी मशीन के अंदर, किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में कोई भी मूविंग पार्ट आपको ऐसा दिख रहा है, ऐसा हिलता हुआ दिख रहा, ऐसा हिलता हुआ दिख रहा है ना, ऐसे एक जगह पे घूमता हुआ दिख रहा है, इट मींस आपके क्या है, वो स्टेशनरी नहीं है। लेकिन अगर आप पूरी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को चेक करते हो और वहां कोई भी मूविंग पार्ट अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, ये एक स्टेशनरी डिवाइस है। ट्रांसफॉर्मर इसी तरीके की युक्ति होती है, उसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं होता है ना। तो ट्रांसफॉर्मर क्या है, बोले स्थितिक युक्ति है। ट्रांसफॉर्मर क्या है, स्थितिक युक्ति है। अब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे और पूछता है, क्या बताइए कि ट्रांसफॉर्मर शक्ति स्थानांतरण के दौरान निम्न में से किस पद को नहीं बदलता है ना। वो भी इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है। आप वापस आपके पास क्या 2 मिनट पीछे जाकर अगर लेक्चर सुनोगे ना, तो आपको फिर सुनाई देगी आवाज कि शक्ति स्थानांतरण बिना आवृत्ति के करने में सक्षम हो, ट्रांसफॉर्मर कहलाती है ना। तो क्या नहीं बदलता, बोले आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, है ना। तो फ्रीक्वेंसी आंसर होगा। तो अभी ट्रांसफॉर्मर क्या होता है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफॉर्मर क्या है, कि अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित वह स्थितिक युक्ति जो शक्ति का स्थानांतरण एक परिपथ से दूसरे परिपथ में करने में सक्षम होती है, बिना आवृत्ति बदले, ट्रांसफॉर्मर कहलाती है। ये आपके पास क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर होता है। तो अभी मैं ट्रांसफॉर्मर के बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ट्रांसफॉर्मर को डिफाइन कर रहा था। और इस डेफिनेशन में मैंने आपसे क्या कहा कि भाई एक तो इलेक्ट्रिकल सर्किट आ गया, एक आपके ट्रांसफॉर्मर स्टेशनरी हो गया,
है ना, दो चीज आपको पता लग गई। तो अभी आपके ट्रांसफॉर्मर लॉसेस की बात चल रही थी, ट्रांसफॉर्मर हानियों की बात चल रही थी। तो इस ट्रांसफॉर्मर हानियों को यार थोड़ा सेंटर में ले लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इसका क्लोन बनाते हैं, क्लोन बना के सेंटर में डालते हैं, है ना। हाँ हाँ। चलो, ये आपके पास क्या है, और अब इस दर से आपके पास ये हाँ, ट्रांसफॉर्मर हानियां मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। अब आप देखना, ट्रांसफॉर्मर में जब आपने वाइंडिंग की बात करी ना, तो इसका मतलब पता है क्या है, ट्रांसफॉर्मर में दो तरीके की हानियां होगी। ट्रांसफॉर्मर में दो तरीके की हानियां हो गई। एक तो आपके पास क्या हो गई, स्थिर हानि हो गई, और एक अस्थिर हानि हो गई, है ना। तो एक आपके पास क्या हो जाएगी, स्थिर हानि, स्थिर हानि, स्थिर हानियां, है ना। और दूसरी आपके पास क्या हो जाएगी, अस्थिर हानियां, अस्थिर हानियां, अस्थिर हानियां, है ना। अब देखो, स्थिर हानियों के बारे में मैं क्या बोल सकता हूं, कि वे हानियां जो नो लोड से फुल लोड के दौरान लगभग कांस्टेंट बनी रहती है, उसे हम स्थिर हानियां कहते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, वे हानियां जो नो लोड से फुल लोड के दौरान, थैंक यू सो मच शैलेश, बैच से बने रहिए। अगर आपको क्लासें अच्छे लग रही है तो क्लासों को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, है ना। अभी आपको क्या है, और तो क्या बोलूं, बस फोकस कीजिए पढ़ाई पर, है ना। चलो, अभी हम बात करते हैं स्थिर हानियां और अस्थिर हानियों के ऊपर। स्थिर हानियां बेसिकली आपके पास क्या होती है, वे हानियां जो नो लोड से फुल लोड के दौरान लगभग लगभग स्थिर बनी रहेगी, उसे स्थिर हानि बोलेंगे, चेंज नहीं होगी, है ना। मैं आपसे बोलूं 50% लोड पर, मैं आपसे बोलूं आपके 25% लोड पर, मैं आपसे बोलूं कि आपके पास क्या है 25% बढ़े हुए लोड पर, मतलब 125% लोड पर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता सर, कुछ भी लोड रखो, ये नो लोड से फुल लोड के दौरान लगभग स्थिर बनी रहेगी, इसीलिए हम इसको स्थिर हानि बोल रहे हैं, है ना। अभी इसके बाद बात करते हैं अस्थिर हानि। अस्थिर हानि क्या होती है, बोले वे हानियां जो लोड के सापेक्ष बदलती है, परिवर्तित होती है, उन्हें अस्थिर हानियां कहते हैं, है ना। तो ट्रांसफॉर्मर में हो रहे वे लॉसेस जो लोड बदलने के सापेक्ष आपकी क्या है, परिवर्तित होंगे। अच्छा, कैसे परिवर्तित होंगे वो बाद का विषय है, अभी तो फिलहाल हम ये जान रहे हैं कि हाँ बदलेंगे, कैसे बदलेंगे ये बाद में बात करेंगे। तो वे हानियां जो लोड परिवर्तन के दौरान परिवर्तित होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अस्थिर हानियां कहते हैं, है ना। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, जो स्थिर हानियां हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, वेरिएबल लॉसेस। स्थिर हानियां ये आपके पास वेरिएबल लॉसेस है, वेरिएबल लॉसेस, ये आपके पास वेरिएबल लॉसेस, और ये नॉन वेरिएबल लॉसेस है ना, या कांस्टेंट लॉसेस है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, नॉन वेरिएबल, नॉन वेरिएबल और कांस्टेंट, कांस्टेंट लॉसेस, ठीक है ना, कांस्टेंट लॉसेस। अब देखना, यहां पर जो स्थिर हानि है ना, बेसिकली ये जो है ना, जो आपके स्थिर हानि है, इसको हम लो हानियां भी कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम, लो हानियां कहते हैं। तो स्थिर हानियां जो है ना, ये आपके पास क्या है, लोह हानियां, लोह हानियां, ठीक है, आयरन लॉसेस बोलते हैं इसको। और ये आपके पास जो अस्थिर हानियां होती है ना, इसे हम बोलेंगे ताम्र हानियां, ताम्र, ताम्र हानि या ताम्र हानियां, ठीक है ना, ताम्र हानियां, कॉपर लॉसेस। तो बेसिकली आपके पास क्या है, अभी तक तो स्थिर और अस्थिर थी, कि भाई स्थिर का मतलब क्या है, कि नो लोड से फुल लोड के दौरान एक जैसी रहेगी तो स्थिर, और नो लोड से फुल लोड के दौरान लोड के सापेक्ष बदलेगी तो अस्थिर, है ना। अभी इंग्लिश में हमने क्या बोला, ये नॉन वेरिएबल और कांस्टेंट लॉसेस है, ये आपके पास क्या है, वेरिएबल लॉसेस है। अभी स्थिर हानियों का नाम आ चुका है यार, नामकरण, आयरन लॉसेस, लो हानियां, है ना। तो ये आपके पास क्या है, आयरन लॉसेस है, और आयरन लॉसेस को हम आपके पास क्या है, स्थिर हानियों के अंतर्गत सम्मिलित कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरा क्या हो गया, बोले कॉपर लॉसेस हो गया, है ना, ये आपके पास क्या हो जाएगा, कॉपर लॉसेस, है ना। तो इसका मतलब कॉपर लॉसेस एक प्रकार का कौन सा लॉसेस है, वेरिएबल लॉसेस है। और कॉपर लॉसेस जो है वो लोड करंट के रेस्पेक्ट में या लोड के रेस्पेक्ट में आपके क्या बदलेंगे, ठीक है ना। आगे बात करें, चलो आगे बात करते हैं यहां पर।
अब देखना आयरन लॉसेस जो है, इस आयरन लॉसेस को मैं रिप्रेजेंट करूंगा WI से, तो ये आपके पास क्या होगा WI, और इस WI को आप आगे फिर दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर कोई घूमने वाला पार्ट है क्या? घूमने वाला पार्ट नहीं है। अगर घूमने वाला पार्ट होता ना तो मैं दो प्रकार से वर्गीकृत नहीं करता, यहां पर मैं तीन प्रकार से वर्गीकृत करता, है ना, तीन प्रकार से वर्गीकृत करता। और चूंकि आपके पास क्या है, घूमने वाला पार्ट नहीं है, इसलिए ये तीसरे वाले पार्ट को आपके क्या है, मैं नजरअंदाज कर रहा हूं। मैं केवल दो पार्ट ले रहा हूं, एक आपके पास होगा शैथिल्य हानियां और दूसरी आपके पास होगी भंवरधारा हानियां, है ना। तो एक पार्ट जो होगा वो आपके पास क्या होगा, शैथिल्य हानि, शैथिल्य हानि, और दूसरी आपके पास जो होगी भंवरधारा हानि। तो पहली आपके पास क्या होगी, शैथिल्य हानि, और दूसरी आपके पास जो होगी वो होगी भंवरधारा हानि। क्लियर? तो शैथिल्य हानि और भंवरधारा हानि, शैथिल्य हानि जो है वो हिस्टेरिसिस लॉस होगा। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, हिस्टेरिसिस लॉस है, हिस्टेरिसिस लॉस है। और भंवरधारा हानि जो है वो आपके पास क्या, एडी करंट लॉस है, एडी करंट आपके पास क्या है, लॉस है। तो शैथिल्य हानियां और आपके पास क्या है, भंवरधारा हानियां। क्लियर? चलो और बातें करते हैं यहां से अपन। शैथिल्य, अगर मैं ताम्र हानि की बात करूं तो ताम्र हानि में कौन कौन सी हानियां सम्मिलित करोगे? तो देखो शैथिल्य हानियां जो है इसको हम बोलेंगे WH, दिस इज हिस्टेरिसिस लॉस। और ये जो भंवरधारा हानियां हैं इसको हम बोलेंगे WE, ईडी करंट लॉस, है ना, WE, ईडी करंट लॉस। चलो अभी ताम्र हानि की बात करते हैं। जैसे हमने कॉपर की बात करी, जहां जहां ट्रांसफार्मर में कॉपर लगा होगा वहां वहां कॉपर लॉस होंगे। अब आपको सोच के बताओ, ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन में आपने क्या पढ़ा था? बोले एक तो गुरुजी कोर पड़ी थी, है ना। कोर में आपके पास दो वाइंडिंग पड़ी थी, एक वाइंडिंग को प्राइमरी वाइंडिंग कहा था और दूसरी वाइंडिंग को सेकेंडरी वाइंडिंग कहा था। तो इसका मतलब प्राइमरी वाइंडिंग जो है वहां कॉपर प्रेजेंट है, सेकेंडरी वाइंडिंग में भी कॉपर प्रेजेंट है, प्राइमरी वाइंडिंग में भी कॉपर लॉस होंगे और सेकेंडरी वाइंडिंग में भी कॉपर लॉस होंगे। तो इसका मतलब यहां पर जो ताम्र हानियां होगी वो दो जगह पर होगी, प्राइमरी कॉपर लॉसेस और सेकेंडरी कॉपर लॉसेस, है ना। तो यहां पर हम बात करते हैं, ये मैंने दो कर दिया इसको वापस, है ना, ये आपके प्राइमरी वाइंडिंग ताम्र हानियां। तो यहां पर ये आपके पास प्राइमरी वाइंडिंग, है ना, कॉपर लॉस, ये आपके पास कॉपर लॉस। क्लियर? और इधर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी वाइंडिंग, तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग, ये कॉपर लॉस, सेकेंडरी वाइंडिंग कॉपर लॉस हो जाएगा। क्लियर है बात यहां तक, है ना। तो ये आपको चीज क्लियर होनी चाहिए। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है ना, क्या कि अगर मैं प्राइमरी पर बात कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, IP² RP, ये प्राइमरी कॉपर लॉसेस। I²R से निकालोगे ना कॉपर लॉसेस, कैसे निकालोगे, I²R से। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग का करंट है, रेस्पेक्टिवली प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है ना। अगर हम बात करते हैं यहां पर तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, IS² और ये RS, है ना। तो सेकेंडरी वाइंडिंग का करंट है, रेस्पेक्टिवली सेकेंडरी वाइंडिंग का आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस है ना। और देखो और बातें करते हैं यहां पर, ऊपर का उतार लिया था, हाँ चलो यहां बात करते हैं। अभी आप देखना इस जगह पर जो हिस्टेरिसिस हानियां हैं और शैथिल्य हानियां हैं ना, इन पर आपके साथ चर्चा जरूर होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ये पढ़कर चल जाओ और आपसे बातें नहीं हो इसके ऊपर। तो आपको इस पर बातें करनी है बहुत प्यारी प्यारी। अभी आप देखो मैं इस पे बातें करना चालू करता हूँ। पहली चीज तो मैंने आपको इसको प्रतीक तो दे ही दिया, है ना। दूसरा आप यार फॉर्मूला याद करके जाना है इसका, है ना। तो हिस्टेरिसिस का फॉर्मूला मुझे कौन बताएगा, WH = हाँ बोलो, है ना। WH हिस्टेरिसिस लॉसेस इज इक्वल टू ईटा BM⁴ 1.6 FV, ठीक है ना। ये आपके पास क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया, है ना। अगर मैं बात करूं कि ईडी करंट लॉसेस का फॉर्मूला बताओ, तो ईडी करंट लॉसेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलो, BM2F2T2, है ना। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, BM²F²T², है ना। ये आपके पास ईडी करंट का आपके फॉर्मूला हो जाएगा।
क्लियर। अब आप देखना यहां पर आपसे क्वेश्चन जो पूछता है ना, वो ध्यान देने वाली बात है कि क्या क्या पूछेगा क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले देखो यहां पर बातें करते हैं, इस जगह पर बात करते हैं कि यहां आपसे क्या पूछेगा, है ना। तो आप देखो यहां पर जो W आपके पास C है, WC स्टैंड्स फॉर कॉपर लॉसेस। यहां पर ये आपके पास जो कॉपर लॉसेस है ना, ये आपके पास कॉपर लॉसेस है, ये आयरन लॉसेस है ना। कॉपर लॉसेस में हम बात करें कि ताम्र हानि, ताम्र हानि, ताम्र हानि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड। ताम्र हानि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड। और लोड बेसिकली किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो आप बोलोगे सर लोड तो लोड करंट के प्रोपोर्शनल होता है ना। अगर मान लो लोड बढ़ेगा तो लोड करंट जो है वो बढ़ेगा, अगर लोड घटेगा तो लोड करंट जो है वो आपके पास क्या है, घटेगा, है ना। तो अभी आप देखना लोड करंट और लोड आपके पास क्या है ये। तो दूसरी बात मैं क्या कर सकता हूं इस जगह पर, दूसरी बात मैं आपके साथ ये कर सकता हूं, यहां पर दूसरी बात जो है मैं आपके साथ ये कर सकता हूं कि ताम्र हानि जो होगी, है ना, ताम्र हानि, ताम्र हानि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड करंट। ये लिख सकता हूं मैं? आप बोलोगे हाँ सर, ताम्र हानि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड करंट। ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जब भी सवाल होंगे ना तो उस वक्त बहुत काम आने वाली है, मैं बहुत इस्तेमाल करूंगा इस चीज का भी, ठीक है ना। आप भी ध्यान रखना, ऐसे स्टार लगा लो इस चीज के ऊपर। इसका मतलब क्या होता है? कॉपर लॉसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड करंट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लोड करंट का वैल्यू बढ़ा तो कॉपर लॉस बढ़ने वाले हैं, स्क्वायर रिलेट करते हुए। अगर आपके पास क्या है, कॉपर लॉस घटा तो आपके पास क्या है, सॉरी, लोड करंट अगर घटी तो कॉपर लॉस घटने वाले हैं आपके स्क्वायर रिलेट करते हुए, है ना। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि यहां से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पूछ सकता है। तो आप देखो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहां पर आपके जो 1.6 है, 1.6 बेसिकली है क्या? 1.6 को स्टेनमेट्ज कांस्टेंट कहते हैं, है ना। 1.6 जो है ना, को स्टेनमेट्ज यही बोलते हैं ना, स्टेनमेट्ज, स्टेनमेट्ज नियतांक, है ना, स्टेनमेट्ज नियतांक, नियतांक कहते हैं, कहते हैं। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। यहां से दोबारा फिर देखना कि जो WH है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, है ना। WH जो है मतलब हिस्टेरिसिस लॉस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी है। आपसे ये पूछेगा कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी को दुगना कर दो तो बताइए भाई साहब हिस्टेरिसिस हानि का मान क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, समान रहेगा, है ना। कुछ तो होगा, जो होगा वो बताइए आप। तो आप मुझे बताओ अगर मैं सप्लाई फ्रीक्वेंसी को डबल कर दूंगा तो हिस्टेरिसिस लॉस क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। हिस्टेरिसिस लॉस क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। बस सिंपल सी ये बात बोलनी है। इस संबंध का मतलब ये होता है कि जो ये होगा वो ये होगा, जो ये है वो ये है ना। W ही F है और F ही W है, ऐसा है इसका मतलब। सीधे संबंध का मतलब ये होता है। इसके अलावा और बातें करें, देखो हम तो वैसे देखो बातें तो भी बहुत सारी है। ये टॉपिक आपके छोटा टॉपिक नहीं है, बड़ा टॉपिक है। फिर इसके बाद इसमें से सवाल भी निकल कर आते हैं, यहीं पर अपन सवाल भी करेंगे, है ना। तो अभी जो है मैं इसके साथ अगर मान लो और बात करूं तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर है। आपको एक फॉर्मूला दिखाया जाता है और बोलता है भैया जी वी क्या है ना। तो जैसे वी आता है, अभी वी बंदा क्या बोलता है? वोल्टेज। अगर बच्चे ने पढ़ा हुआ है ना थोड़ा बहुत भी, तो कभी भी इसको वोल्टेज नहीं बोलेगा। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि लड़के को इलेक्ट्रिकल में वी का मतलब वोल्टेज ही समझ में आता है। क्या पढ़ा रहे हो? बोले वोल्टेज, है ना। तो कहाँ इलेक्ट्रिकल में वी का मतलब वोल्टेज होता है ना। तो ऐसा नहीं होता है, इलेक्ट्रिकल में वी का मतलब वोल्टेज होता है। यहां पर आपके पास क्या है? वी जो है ना, यहाँ यहाँ वी जो है कोर का आयतन है ना। यहाँ वी कोर का आयतन है, आयतन है। तो यहाँ V जो है वो ये कोमा है, यहाँ V कोर का आयतन है, बेसिकली वॉल्यूम है। V का मतलब आपके पास क्या है? वॉल्यूम है। तो अभी बताओ V को वोल्टेज बताओगे क्या आप? नहीं बताओगे ना। हाँ, तो अगर मान लो आपसे कहता है कि हिस्टेरिसिस लॉसेस का फॉर्मूला ये है ना, V का मतलब बताइए क्या होगा? A B C और D, चार ऑप्शन आ जाएंगे आपके सामने। बस कुछ मत करना, अगर आपने लेक्चर सुना हुआ है तो आप मुस्कुरा जाओगे, यार डीजे सर ने पहले बता दिया था कि यार ये चीज ऐसे से होगी, है ना। तो यहाँ पर V इज नॉट अ वोल्टेज, V जो है वो क्या है आपके पास?
कोर का वॉल्यूम है। चलो और बातें करते हैं अपन यहां से। यहां पर भी आपके प्रश्न निकल कर आता है। तो पहली चीज तो देखो फॉर्मूला आपसे पूछेगा कि भी ये फॉर्मूला आपके पास कौन सा रेट है। दूसरी चीज देखना यहां से आपसे पूछा जाता है कि WE इज आपके स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। इसके ऊपर पहला तो फॉर्मूला है वो चिन्ह लगाने के लिए दे देगा। दूसरा रिलेशन आपको ये ध्यान रखना है, इसमें आपसे प्रश्न कैसे पूछता है। अगर ये डायरेक्ट पूछ दिया ना तो बहुत अच्छा है ना, आप जल्दी फ्री हो गए। लेकिन अगर उसने पूछा कि यदि मैं सप्लाई फ्रीक्वेंसी को दुगना कर दूं तो बताइए भंवरधारा हानियों का मान क्या होगा। दुगना हो जाएगा। अरे यार ऐसे क्या करते हो, मजा नहीं आता। स्क्वायर प्रोपोर्शनल है ना यार। है इसका मतलब देखना, एफ का जब स्क्वायर करोगे तो WE आएगा, ठीक है ना। एफ का यदि स्क्वायर करोगे तो WE आएगा। तो एफ का स्क्वायर आपके पास WE है और WE बेसिकली क्या है, एफ का स्क्वायर है ना। तो ये इसके स्क्वायर प्रोपोर्शनल है, ये इसके प्रोपोर्शनल नहीं है, ये इसके स्क्वायर प्रोपोर्शनल है। तो अब आप बताओ, अगर मैं आपके पास क्या है सप्लाई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डबल कर रहा हूं तो मुझे डबल का स्क्वायर करना पड़ेगा, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो अभी लॉसेस की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 गुना। अगर मैं आपके सप्लाई फ्रीक्वेंसी को आधा कर रहा हूं तो आधा WE नहीं है, आधे का स्क्वायर करना पड़ेगा। और जब आधे का स्क्वायर करोगे तो 1/4 होगा, और अभी जो आईडी करंट लॉसेस है वो क्या हो जाएंगे, चौथाई हो जाएंगे, 1/4 हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो लड़का अक्सर गच्चा खा जाता है ना, ये ध्यान रखना। और अगर आप मेरे लेक्चर में बैठे हुए और 2-4 बार मेरे लेक्चर सुने हुए हो तो आप इस तरीके के गच्चे तो नहीं खाओगे यार, है ना। और फिर प्रैक्टिस नाम की कोई चीज होती है, एक चिड़िया होती है, इसको प्रैक्टिस बोलते हैं, सुना कि नहीं सुना। हाँ, वो होने के बाद इस तरीके के बच्चे नहीं खाते हैं ना। वो बच्चे वो करते हैं जो आपके पढ़ते नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना, वो लोग खाते हैं। आप नहीं खाओगे इसको क्योंकि आप रेगुलर क्लासों में बने हुए हो। अच्छा, इसके बाद देखो आगे बात करते हैं। यहाँ आपसे पूछता है टी क्या है, तो टी जो है वो पत्ती की मोटाई होती है। टी बेसिकली क्या होती है, पत्ती की मोटाई होती है। तो हम बात करते हैं टी, है ना। टी आपके पत्ती की मोटाई है, पत्ती की मोटाई, है ना। तो टी जो है वो पट्टी की मोटाई mm में है, mm में है। तो टी बेसिकली थिकनेस ऑफ स्ट्रिप होती है, इसको इंग्लिश में कहते हैं थिकनेस ऑफ स्ट्रिप, है ना। तो जो लैमिनेटेड स्टैंपिंग यूज किया है ना, उस लैमिनेटेड स्टैंपिंग की थिकनेस होती है। जब आप थिकनेस पर बात कर रहे हो और ट्रांसफॉर्मर पढ़ रहे हो तो इसका मतलब आपको मेरे को थिकनेस देनी पड़ेगी। तो ट्रांसफॉर्मर की थिकनेस किस रेंज में होगी, 0.352 0.50, है ना। ये आपके पास क्या है थिकनेस। तो ये भी पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर, कई बार पूछा हुआ है ना, कि कोर की मोटाई किस परास में होती है। तो आप बताओगे कोर की मोटाई जो है वो इस परास में होती है ना। कोर की मोटाई इस परास में होती है। क्लियर। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी, है ना। पिक्चर यहाँ खत्म नहीं हुई है, पिक्चर यहां से चालू हुई है ना। अभी आपने देखो ये लॉसेस पढ़ लिए सारे के सारे, एक आइडिया लग गया आपको कि भाई क्या होगा। बोले आपके कांस्टेंट लॉसेस होंगे, एक वेरिएबल लॉसेस होंगे, है ना। इसके अलावा फर्दर कांस्टेंट लॉसेस का क्लासिफिकेशन है ना। ईडी हिस्टेरिसिस लॉसेस और ईडी करंट लॉसेस। वेरिएबल लॉसेस जो है उसका फिर क्लासिफिकेशन होगा कॉपर लॉसेस, और कॉपर लॉसेस को हम 2 तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला हमारे पास होगा प्राथमिक कॉपर लॉसेस, दूसरा होगा द्वितीयक कॉपर लॉसेस। फिर इनकी डिपेंडेंसी है ना। लेकिन देखो कल मैं आके इनके बारे में लिखाऊंगा, क्योंकि एक बार नोट्स वाइज बिल्कुल मेंटेन हो जाए चीजें, और फिर बाद में हम इसके सवाल करेंगे, है ना। तो कल की क्लास बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, है ना। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आज की क्लास में आप अभी तक बने हुए हो और क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। आज के लिए इतना काफी है, बाकी की बातें हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़िएगा, और हाँ, याद जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।